Hello guys, this is me Jyoti and welcome to my channel #UPSC कलेक्टर। हम NCERT के हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अभी इसके की एलिमेंट्स क्या क्या है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन, पढ़ेंगे गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से सॉल्व करती है वो पढ़ेंगे, इक्वलिटी एंड जस्टिस पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक स्टोरी दी है, तो जैसे कि आपको पता ही है NCERT 6th क्लास के बच्चों के लिए बनाई, तो उनको समझने के लिए एक स्टोरी टाइप उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया है। तो सबसे पहले हम स्टोरी देखते हैं कि उसमें है क्या बेसिकली। तो ये स्टोरी साउथ अफ्रीका कंट्री की है। साउथ अफ्रीका कंट्री में एक लड़की रहती है जिसका नाम माया नायडू है। साउथ अफ्रीका वेरियस रेस ऑफ कंट्री, मतलब वहाँ पर सेवरल रेस के लोग रहते हैं, जैसे कि ब्लैक रहते हैं, वाइट रहते हैं, जो इंडियन और यूरोपियन वहाँ पर गए। मतलब जब ब्रिटिश रूल था तो इंडिया के कुछ लोग, जैसे कि वहाँ पे उनके प्लांटेशन की वगैरह जो खेती चलती थी, उन वहाँ पे एज लेबर इंडियन के लोगों को लेके गए थे। तो वहाँ पर ऐसे अलग अलग रेस के लोग रहते हैं। हमारी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। माया नायडू इज़ 11-year-old गर्ल, और वो अपने मम्मी को घर साफ करने के लिए हेल्प करती है। तभी उसको एक ओल्ड बक्सा मिलता है जिसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो वो देखती है कि एक 15-year-old लड़का जिसकी बहुत सारी उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग होती है। तो उसकी मम्मी को पूछती है कि ये कौन है। तो उसकी मम्मी बोलती है इज़ हेक्टर प्रिटनसन, जो जिसको पुलिस ने शूट कर दिया था। तो वो शॉक होकर बोलती है कि ऐसा क्यों। तो फिर उसकी मम्मी उसको जो अफ्रीका में अपार्थाइड लॉ था उसके बारे में बताती है। ये अपार्थाइड लॉ क्या था, तो पहले हम उसको समझते हैं। तो अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड was the name of system of racial discrimination unique of South Africa imposed by white European. No voting rights of non-whites, strict segregation, मतलब जो रेस पे जो अलग अलग नस्ल थी उनकी, उसके बेस पे किया गया डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अपार्थाइड। मतलब उनको वोट देने का अधिकार नहीं था जो ब्लैक लोग थे। और स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन मतलब उनके लिए अस्पताल अलग थे, वाइट लोगों के लिए अलग थे, ब्लैक लोगों के लिए अलग थे। मतलब ब्लैक लोगों के लिए एम्बुलेंस अलग थी, बस स्टॉप अलग थे, वाइट लोगों के लिए अलग थे। और जो वाइट लोग थे उनके लिए मतलब अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटी थी, और जो ब्लैक लोग थे उनके लिए इतना अच्छा कुछ नहीं था। तो इस तरह से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चलता था। अपार्थाइड लॉ इसको ही कहते हैं। फिर देखते हैं, उसकी मम्मी उसको बताती है कि किस तरह से अपार्थाइड लॉ वहाँ पर चलता था। फिर वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चलता था जो अफ्रीकन लैंग्वेज के अफ्रीकेश लैंग्वेज में एजुकेशन के लिए चल रहा था। तो जो वहाँ के नेटिव लोग थे उनको उनकी जो लैंग्वेज थी जुलू, उसमें पढ़ना था। और वो जो यूरोपियन है उनको आप इस अफ्रीकन लैंग्वेज में पढ़ने के लिए कह रहे थे। तो उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उस प्रोटेस्ट में ये जो हेक्टर पैटरसन है वो पार्टिसिपेट करता है, और फिर उसमें उसको पुलिस शूट कर देती है। तो ये स्टोरी थी। तो इसमें बताया है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन चलता था, अपार्थाइड लॉ था। तो फिर बाद में द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, मतलब अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल किया। फिर वो 1994 में साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। और इसमें सबसे मेन रोल निभाया था उनके लीडर नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के हैं, और उनकी वजह से ही अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए और उन्होंने अपार्थाइड लॉ को नष्ट कर दिया।
तो ये सब था स्टोरी में। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट किस तरह से काम करते हैं, एज वो कंट्री अभी डेमोक्रेटिक हो गई तो उसमें गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, तो पार्टिसिपेशन के थ्रू करेंगी। तो हम देखते हैं ये पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में हम किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन, तो हम इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन चलाकर हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब सिग्नेचर, मतलब हमको गवर्नमेंट की कोई स्कीम मतलब अच्छी नहीं लगी तो हम उसके खिलाफ धरने पे बैठ सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं। जैसे कि अपन स्कूल में चला देते हैं, किसी टीचर को अगर बदलना होगा तो सब बच्चे एक एप्लीकेशन बनाकर उसमें साइन करते थे, उसी तरह से। तो पार्टिसिपेशन क्या है, पार्टिसिपेशन मीन्स थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम। मतलब हम एक इंडिविजुअल को इलेक्ट करते हैं जो हमको रिप्रेजेंट करेगा एज इलेक्शन के थ्रू। तो फिर रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, मतलब वही रिप्रेजेंटेटिव अपने बिहाफ पे मतलब डिसीजन लेगा थ्रू इलेक्शन। इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसी को इलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, मतलब कोई भी गवर्नमेंट वो फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट होती है। हमारे इंडिया में 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टडी इन पावर ओनली फॉर ऑफ दैट पीरियड, मतलब जिस पीरियड के लिए, मतलब हमारे इंडिया में हम 5 साल के लिए इलेक्ट करके भेजते तो वो 5 साल के लिए ही उसके पास पावर होगी। इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्ट बाय द पीपल, मतलब अगर उनको उनकी पावर कंटिन्यू करनी होगी तो उनको फिर से इलेक्ट होना पड़ेगा। तो इसी को पावर ऑफ पीपल कहते हैं। मतलब इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, रेगुलर इलेक्शन, तो इसीलिए कि हम जो गवर्नमेंट जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं वो हमारे लिए काम कर सकती है या नहीं। अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया, मतलब अच्छे से नीतियाँ नहीं बनाई, तो हम उसको फिर दूसरी गवर्नमेंट ला सकते। तो इसी को पावर ऑफ पीपल कहा जाता है। यही डेमोक्रेसी में होता है कि पूरा जो पीपल है उन पे डिपेंड होता है। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। मतलब इस वे से हम गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड कर सकते हैं। और फिर गवर्नमेंट को डर रहेगा कि अगर मैंने काम नहीं किया तो जो पीपल है, जो जनता है, वो मुझे बदल सकती है। तो इसीलिए वो हमारे लिए काम भी करेगा। तो इसीलिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रेगुलर इलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक धरना मतलब रैली, सिग्नेचर कैंपेन इस तरह से करते, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते, मतलब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अपने को अच्छी नहीं लगी तो अपन उस पर क्रिटिसाइज करेंगे एज अपोजिशन। डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसी अपोजिशन ही क्रिटिसिज्म करता है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो इसीलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपोजिशन, रेगुलर इलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी रहती है। जैसे कि कोई अपने कास्ट के बेस पे अलग है, कोई रिलीजन के बेस पे अलग है, किसी का पहनावा अलग है, किसी की लैंग्वेज अलग है। ऐसे वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्व देम, रिलीजियस प्रोसेस एंड सेलिब्रेशन कैन समथिंग लीड्स टू कन्फ्लिक्ट। मतलब रिलीजन में भी हम कितने भी यूनिटी एक होकर रहे तो भी कहीं ना कहीं तो छोटी सी तो नोकझोंक चलती रहती है। अगर उसने बड़ा ही ज़्यादा स्वरूप ले लिया तो उसको गवर्नमेंट रिजॉल्व करती है। गवर्नमेंट पर्टिकुलरली पुलिस प्ले अ वर्चुअल रोल इन रिजॉल्विंग सच कन्फ्लिक्ट। मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ तो गवर्नमेंट के थ्रू जो पुलिस रहती है वो उसको रिजॉल्व करने में रोल प्ले करती है। तो जैसे कि रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट। मतलब जो रिवर्स का जो
पानी होता है उसको डिवाइड करने में भी स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कौन रिजोल्व करेगा? उस कॉन्फ्लिक्ट को यूनियन लेवल की गवर्नमेंट रिजोल्व करेगी। जैसे कि एग्जांपल फॉर कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है जो कर्नाटक और तमिलनाडु ये दोनों स्टेट के बीच में है, तो उसको रिजोल्व कौन करेगा? वो गवर्नमेंट करेंगी, यूनियन गवर्नमेंट हमारी। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजोल्व करती है। अगर धर्म के रिलीजन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा तो उसको रिजोल्व करने का काम भी कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। फिर देखते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कमिटेड to the ideal of equality and justice. Equality and justice are inseparable. Banning of untouchability. Banning of untouchability. Justice is achieved when treated everyone's equally. मतलब अभी इक्वलिटी एंड जस्टिस क्या है? मतलब हर किसी को, हर धर्म के, हर कास्ट के, हर रिलीजन के, हर एक वुमन मैन, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना ही इक्वलिटी एंड जस्टिस होता है। बट अभी भी स्टिल नाउ 21 सेंचुरी में भी अभी भी जितनी तरह होना चाहिए उतनी तरह इक्वलिटी नहीं मिलती है। लड़की और लड़की को किसी न किसी तो भी रीजन से अनइक्वली ट्रीट किया ही जाता है। इसीलिए इक्वलिटी एंड जस्टिस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल गवर्नमेंट प्ले करती है, जो सबको इक्वली ट्रीट करे, इक्वली जस्टिस मिले। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से इक्वलिटी एंड जस्टिस की डेफिनेशन दी है कि किस तरह से हम सभी रिलीजन, किसी को हम कास्ट के, रेस के, बर्थ ऑफ प्लेस पे किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एज वुमन एज अ मैन हम सभी को इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि वे कंपनी में अगर वर्क प्लेस में भी वुमन और मेन को इक्वली ट्रीट किया जाए, जो सैलरीज, जो वेजेस मिलते हैं वो वुमन को और मेन को इक्वली मिला जाए, ऐसा लॉ भी है। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो वो इक्वली एंड जस्टिस को मेंटेन करता है। Similarly, the government also recognize that and make special provision for a group within a society that are unequal. मतलब सबको इक्वली ट्रीट करने में गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी को हम अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं, हम किसी को कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है उनके खिलाफ। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही है, ये भी एक गवर्नमेंट का की एलिमेंट्स है कि किसी को अनइक्वली ट्रीट ना होने दे। सोसाइटी में सब इक्वल है। Society does not equal to girl and boy child equally and this is injustice. तो गर्ल एंड बॉय चाइल्ड को इक्वली ट्रीट करा जाए, उनको उनके खिलाफ कोई इनजस्टिस ना हो। जैसे कि अभी भी गर्ल और बॉय को अनइक्वली ट्रीट करते हैं। मतलब जितनी फैसिलिटी, जितना हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए, एज स्टिल ना अभी भी नहीं मिलती है। लेकिन बहुत पहले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन दैट कैन इनेबल गर्ल टू ओवरकम द इनजस्टिस, वेविंग ऑफ फीस एंड प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप। मतलब गर्ल को भी इक्वली एजुकेशन मिलना चाहिए एज अ मैन, एज अ बॉय। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज निकालती है, जैसे स्कॉलरशिप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो इस तरह से गवर्नमेंट की एलिमेंट्स ये गवर्नमेंट का है और ये अच्छे से उसका रोल प्ले कर रहा है। तो यही था इस चैप्टर में कि गवर्नमेंट किस तरह से उसका काम करता है। जैसे कि इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड बॉय और गर्ल को इक्वली ट्रीट करा जाए, तो यही सब है। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि गवर्नमेंट किस तरह से उसका रोल प्ले कर, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अच्छे से अपना रोल प्ले करती है, जस्ट इक्वलिटी एंड जस्टिस को मेंटेन करती है। तो ये गवर्नमेंट के काम है जो गवर्नमेंट एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री में करता है। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ये सब था इस चैप्टर में। फिर हम कल अपना दूसरा चैप्टर देखेंगे। सो आपको मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब जितना जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे, मैं उतनी जल्दी नई बैच लॉन्च करने वाली हूँ। मैं करंट अफेयर शुरू करने वाली हूँ। तो अब जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट होंगे, मैं उतनी ही जल्दी करंट अफेयर को जल्दी से जल्दी शुरू करना
शुरू करूँगी। और यूपीएससी के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जितना जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।